करेंट डेंसिटी है ना, हो आए और इसका सिंबल क्या था बउआ? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्या पढ़ाए थे याद है? आए जे को हम बोले थे करेंट पर यूनिट एरिया, यही बोले थे कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, आए पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि बोले अगर इस पूरे वायर से कितना करंट जा रहा होगा, आई जा रहा होगा ना, तो यहां से निकल भी कितना रहा होगा, आई। और यहां इसका एरिया कितना मान लें, इसका ए, तो यहां से करंट गया, इसमें से कितना करंट गया, आई। आई करंट क्या कोई एक लाइन से गया कि पूरे पूरे वायर में गया, पूरे एरिया से गया, पूरे एरिया से गया ना, तो जे इजिकल टू कितना हो गया बताइए, आई बाई ए। क्या जरूरी है कि ये एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर ही हो? नहीं ना। तो देखिए तो ध्यान से, अगर ऐसा वायर है कोई, ये है ना, और यहां से करंट जा रहा है, यहां से निकल रहा है, ये तो आई है ना। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बताओ, इधर की तरफ होगा ना। एरिया वेक्टर नहीं याद है, भूल गया? एरिया वेक्टर क्या पढ़ाए थे, परपेंडिकुलर टू। तो यहां पे एरिया जो है परपेंडिकुलर नहीं है, किसके परपेंडिकुलर नहीं है, करंट के। कितना एंगल है बताइए, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का कंपोनेंट निकालेंगे करंट के तरफ, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग आई, एलोंग, तो अगर इस तरफ ए है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ निकालना चाहेंगे हम, इस तरफ ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर इधर ए है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ए कॉस, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अरे ए कॉस थीटा ही आएगा ना, तभी तो ये एरिया ए कॉस, तभी तो इसका डायरेक्शन इधर आया। अब ये हो गया एरिया ए कॉस थीटा, तो इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो इधर की तरफ यानी इधर की तरफ कितना आया, ए कॉस। तो अगर ये वाला एरिया था, यानी कि जब हमारा करंट और एरिया के बीच क्या दिया रहे, एंगल दिया रहे, तब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग आई कितना हो जाएगा, ए कॉस। इसलिए करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी जे बराबर आई बटा ए कॉस। इसलिए आई इज इक्वल टू जे ए, ये भी वेक्टर, तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड आई इंटू में, तो कितना आया, कौन सा प्रोडक्ट आए, किसका डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, करंट डेंसिटी का और एरिया वेक्टर का, एरिया का नहीं, करंट डेंसिटी का और एरिया। तो करंट जो है ना डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कौन सा क्वांटिटी करंट था, करंट कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर हुआ ना, लेकिन करंट में डायरेक्शन है, बोलो हाँ या ना, करंट में डायरेक्शन फिर भी स्केलर है, क्यों, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो, जब वेक्टर शुरू किए थे तो याद कीजिए वहां पे करंट के बारे में बताए थे, याद है कि नहीं। आप बोले थे इसको टेंसर बोलते थे, ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो पर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे, उस क्वांटिटी को, याद आया कुछ, नोट्स देखेगा तो आपको मिलेगा, आपको है ना। तो यहां पे देखिए ध्यान से आप कि सर ये जो जे डॉट ए है वो करंट के बराबर है ना। तो ये हम आराम से करंट डेंसिटी के बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, करंट डेंसिटी जो है इधर समझिएगा, जे जो है एसआई यूनिट क्या हो गया, जे का एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर, बोलो यार, एम्पियर पर मीटर। हाँ अब यार जरा सा मुझे ये बताइए कि
ये तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। और दो ही कंडीशन लगाना है, अगर एरिया करंट के परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे जे इंटू ए हो जाएगा, सॉरी आई बराबर, हाँ जे इंटू ए हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया हमारा करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, एरिया कितना लेंगे हम लोग, जबकि थीटा कहाँ से होना चाहिए, एंगल करंट से, है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा करंट डेंसिटी का, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी किसके बराबर, किसके तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। विल बी सेम एज, तो करंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, फिर भी करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट क्लियर है ना, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, पर करंट जो है वेक्टर लॉ को फॉलो, क्लियर है। तो अगर तुमसे कोई करंट डेंसिटी का डायरेक्शन पूछे तो किसका डायरेक्शन बताओगे, करंट के डायरेक्शन को ही करंट डेंसिटी के डायरेक्शन बोलेंगे, क्लियर है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहे तो सीधे सीधे आई बाई ए, और अगर एरिया जो है हमारा इंक्लाइंड हो करंट से, तब हमें एरिया निकालना पड़ेगा कंपोनेंट, और कंपोनेंट कितना आएगा, तो करंट डेंसिटी कितना आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्लियर है ना, उतार लो। सुन इधर ध्यान से, करंट डेंसिटी को समझ के एकदम फील करो, याद करो इसको, सबको याद आया, आए क्या चीज लिखे, समझ में आया, कई गो पढ़ाए थे, 3 गो, कौन कौन, आए लीनियर चार्ज, और दूसरा और तीसरा मतलब ये था क्यू बटा एल, लेमडा बोलते थे, यह था क्यू बटा ए, सिग्मा बोलते थे, और क्यू बटा भी रो बोलते थे। वही तो यहां भी है ना, इससे कितना करंट जा रहा है, कितना एरिया से, तो ए एरिया से कितना करंट गया, तो 1 एरिया से कितना करंट गया, इसी को क्या बोले, जे। अगर तुमसे पूछता है काम को, तो बउआ ये वाला छोटका एरिया दिख रहा है तुमको, आए इस वाला एरिया से कितना करंट गया है, देखे ये पूरा एरिया ए से गया है आई करंट ना, इतना दूर से कितना करंट गया अगर तुमसे पूछता तो इसका एरिया देते कितना, स्मॉल ए, तो इसीलिए ए एरिया से कितना करंट जाएगा बताइए, होगा यानी जे इंटू होगा, तो जे बउआ क्या है, करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नहीं हो आए, यानी इकाई एरिया से कितना करंट जा रहा है, जितना एरिया से करंट निकालना होगा उसको जे से क्या कर देंगे हम, इंटू कर देंगे, जैसे चार्ज की तरह करते थे ना, कि इकाई लंबाई का चार्ज को लेमडा बोलते थे, अब जितना लंबाई में चार्ज निकालना था उसको लेमडा से क्या कर देते थे, याद आया, इकाई एरिया पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था सिग्मा था, अब जितना एरिया पे चार्ज निकालना था तो उसको डी, मतलब डी एरिया पे चाहिए था, डीएस क्या कर देते सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देते ना, वही तो यहां भी कर रहे हैं ना, कि पूरा ए वाला एरिया से कितना करंट जा रहा है, आई है ना, तो यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, आई बाई ए, उसी को क्या बोल रहे हैं, जे, उसी को क्या बोल रहे हैं, तो जे क्या है मेरा, यूनिट एरिया से करंट है, यूनिट एरिया से करंट है, यानी ना, तो हमें अगर छोटा स्मॉल एरिया ए से अगर निकालना होता तो सीधे इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करंट निकल जाएगा। अब जितना एरिया से करंट निकालना होगा उतने एरिया को इस जे से क्या कर देना होगा, मल्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो करंट डेंसिटी समझ में आया बात, अब फील किया कि जिस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी तरह से यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और करंट भी आपका लाइन लीनियर हो सकता है, तो लीनियर करंट डेंसिटी भी हो सकता है। अभी फिलहाल कौन सा करंट डेंसिटी है,
सरफेस करंट डेंसिटी है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे डेरिवेशन जब करेंगे तो हम करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। वहां पे आप लोग अलग अलग जैसे चार्ज का डेरिवेशन किए थे ना, गॉस थ्योरम लगा करके, याद है? सीट के लिए निकाले थे, रॉड के लिए निकाले थे, स्फीयर के लिए निकाले थे, होलो स्फीयर के लिए निकाले थे, सॉलिड स्फीयर के लिए निकाले थे, इलेक्ट्रिक भी निकाले थे ना सबका। उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब जाएंगे ना तो क्या निकालेंगे पता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब फिर से लगाएंगे वहां पे, यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाते थे, वहां पे एम्पियर्स थ्योरम लगाएंगे या एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। और सेम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यूज करते थे, यहाँ पे करंट डेंसिटी यूज करेंगे। तो आपको वहां पे फिर से रिपीट होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़े हैं, अगर इलेक्ट्रोसिटी अच्छे से पढ़े हैं तो फिर पूरे करंट में, पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट में, पूरे एसी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है ना। रिपीट टेलीकास्ट है। वन टाइम पढ़िए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड देन रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट थ्रू आउट योर फिजिक्स। इजी, उतार लीजिए। ऐड कर, दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं, याद होगा। आप दूसरा को क्या बोलते हैं बताओ? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग डायरेक्ट करंट को डीसी बोलते हैं। बैटरी चाहिए इसके लिए नहीं। और ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलते हैं? तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, कौन पढ़ेंगे? डीसी की एसी ना, डीसी पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के बाद पढ़ेंगे एसी, जिसमें भरपूर एसएचएम यूज होगा। क्या यूज होगा? अब देख, डीसी करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? तो यहां पे क्या है कि द करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन do not change it with time। हल्ला नहीं करना है, सबको समझना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंजेज विथ, यानी जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज, जैसे देखिएगा आप लोग बैटरी का यूज करे होंगे, कोई किए होंगे, तो उसमें चुट्टा लगाते हैं ना, तो ध्यान से लगाते हैं कौन काला है कौन लाल है, यानी प्लस को प्लस से और माइनस को गलती जोड़ दीजिएगा तो करंट फ्लो। पहले टीवी गांव में चलता था बैटरी से, नहीं जी, तो जहां चुट्टा उल्टा लगा था टीवी चलना, पलटा पंखा उल्टा घूम जाता था। नहीं, अब सोचो आज ऐसा होता है। अब तुम ध्यान रखते हो पलक घुसाने में कि कौन प्लस है कौन माइनस है? नहीं ना। टीवी जैसे भी लगा दो चलिए जाएगा। नहीं, मोबाइल जैसे भी चार्जर लगा दो चलिए जाएगा। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? पल पल बदल रहा है। डायरेक्शन डीसी में ऐसा, इसलिए डीसी में डायरेक्शन बदलेगा नहीं, जो डायरेक्शन दे दोगे वही फिक्स रहेगा, इसलिए ध्यान से लगाना पड़ता है ना। यहां पे क्या होगा कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेज एट रेगुलर इंटरवल। आवाज नहीं, चेंजेज एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, ई है करेंट, आई करंट है, ई टाइम है। तो देखिए करंट शुरू में कितना था? टी बराबर 0 पे, अब बढ़ा, फिर क्या हुआ? ये प्लस है, ये फिर ये प्लस, ये देखो इस जगह पे करंट क्या है, यहाँ पे यानी कि डायरेक्शन यहाँ से उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। तो कुछ देर तक इधर वाला प्लस रहेगा, इधर वाला माइनस, फिर तुरंत क्या हो जाएगा? इधर माइनस इधर। अच्छा याद है तुम लोग को फ्रीक्वेंसी क्या होता है एसी का? फ्रीक्वेंसी यानी एफ ऑफ एसी पता है तुम लोग को? इंडिया में जो होता है कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, और वैसे अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज का चलता है। तो सोचो टाइम पीरियड निकालने के लिए याद है 9वीं क्लास 1/50 मतलब कितना? 0.02 सेकेंड ना, यानी 0.02 सेकेंड में ही क्या होते रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहेगा। नहीं, ई भाई साहब थुथुर है, इसको कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। ये आई है और जितना दे दिया हर जगह, तो कौन खतरनाक है ना? डीसी। डीसी अगर गलती से एसी 220 वोल्ट तुम छूता है, सुनो ध्यान से, सब लोग समझेगा। मान ले जिस वक्त तुम छुआ उस वक्त करंट इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, तो तुमको हल्का फल्का झटका लग के, लेकिन जिस समय छुआ और उस समय इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो अच्छा खासा तुमको हिला के रखेगा नहीं। और ये तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेगा। अगर इसको हम 220 12 वोल्ट का बैटरी से अगर करंट लगता है, हालत खराब कर देता है। अगर 220 वोल्ट का अगर डीसी करंट दे देंगे ना, तो जय जय सिया राम हो जाएगा नहीं। समझ रहे बात को? तो ई कभी कम कभी इसलिए नहीं देता, कभी कुछ टच होता तो कभी कभी छोड़ भी देता है ना, हल्का फल्का। अब तुम जाएगा जबरदस्ती 440 वोल्ट को पकड़ने के लिए, तो कोई बातें नहीं है ना? तो ये कैसा करंट है? डीसी। और ये तो कौन खतरनाक है बोलो? एसी। डीसी, क्योंकि डीसी में कांस्टेंट है, एक बार लगा तो उतना लगता ही रहेगा, है ना? कमेगा बढ़ेगा नहीं। आई तो कुछ देर के लिए क्या होगा, जीरो भी होगा, उसी जीरो में छोड़ा लो, है ना? और नहीं छोड़ाया तो हाँ, तो टाइम पीरियड याद रखना। खतरनाक होता है इसलिए कि ज्यादा वोल्टेज होता है तो तब ना आए। आदमी को करंट इसमें ज्यादा नहीं लगता है, इसमें कभी ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर गलती से तुम वो पोल वाला छू दिया तब तुम्हारा तो कल्याण है। तो पोल वाला ज्यादा पावर होता है, इसीलिए। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको ये ग्राफ बताएगा तो लोग आई का है और टी का है, कैसा करंट है? एसी है। जहां चेंज हो तो क्या मान लेना है, चाहे जैसे भी चेंज हो। बताओ, हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है तुम लोग को? आए, अरे है, बताओ तुम लोग, बताओ 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 बताओ। आए, अरे गधा चेंज हुआ है? अरे हाँ, हल्का फल्का ना, तो जरी मनी वेरिएशन होगा, बताएंगे ना अभी आगे। लेकिन कौन सा करंट है वो? आए, डीसी है। तुम लोग ना बड़ी एकदम बेवकूफ है जी, बेवकूफ है। नहीं मिटा रहे हैं? अरे ये तो आपको पता है ना क्या लिखना है। सुनिए ध्यान से, हल्ला करने लगता है। ये क्या लिखल है? आई। एसी से डीसी पता है कौन बदलता है? इसका नाम है रेक्टिफायर। पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, कहां पढ़ाएंगे? सेमीकंडक्टर में तुमको हम पढ़ाएंगे, तो इसका इसने ग्राफ तुमको बना के सिखाएंगे डीसी में। और फिर इसको फिल्टर से भेजते हैं ना, तब ऐसा बनता है ग्राफ। रेक्टिफायर ऐसा करंट देता है, अब इसको फिल्टर से पास करते हैं ना, तब ऐसा बनता है, ठीक है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी डीसी की फ्रीक्वेंसी। अब इधर देखिए ध्यान से, और एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कौन बदलेगा? आए, इन्वर्टर। अरे तुम्हारा घर में बैटरी चार्ज करता है ना, अब बैटरी से पंखा चल रहा है ना, तो इस पंखा को एसी चाहिए कि डीसी चाहिए? एसी चाहिए, लेकिन करंट कहां से आ रहा है? बैटरी से। तब बीच में बदला कौन एसी में? तुम्हारा घर का इन्वर्टर। समझ में आया? हाँ, ये सब ध्यान रखना है, ये सब छोटा छोटा चीज पता होना। आदमी के बॉडी का रेजिस्टेंस पता है कितना होता है? 10,000 ओम। कितना? 10,000 ओम, 10 किलो ओम होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का। अब थोड़ा सा भी करंट जाएगा, इवन मिली एम्पियर भी करंट जाएगा ना, तो नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। और जब नर्वस सिस्टम बर्बाद होगा तो आदमी तो बर्बाद होगा ही। उसको उतारिए फटाफट तो। हाँ, उतारो। 10 किलो ओम मतलब कितना ओम? 10,000 ओम हो गया। हाँ, एंड वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट, एंड वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट, एंड वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट, एंड वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट। फुल स्टॉप। लिखना, even a small amount of current
इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट, ब्रैकेट में मिली एम्पियर डाल देना, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक थोड़ा सा था। अब हम लोग जो है आगे कल ओम्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ शुरू करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसे चलते रहेगा, है ना। करेंट ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, आसानी से ख़त्म होगा, बस थोड़ा सा फ्री माइंड रहना है। अब देखो इधर, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हेडिंग लगाते हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल इसका VD, V बड़का D छोटका, है ना। सुपर स्क्रिप्ट है कि सब स्क्रिप्ट है? आए, हाँ, तो V सबस्क्रिप्ट D, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही आसान चीज और ओम्स लॉ का फाउंडेशन। सुन रहा है बात को, हम क्या बोल रहे हैं? बहुत ही इजी चीज, ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ V बराबर IR, लेकिन होता नहीं है, कुछ और होता है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ओम्स लॉ V बराबर IR नहीं होगा, कुछ और था, और हम लोग पढ़ते थे V बराबर IR, कितना दसमक टीचर गलत पढ़ाता है ना। उसको इधर हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए दोस्त, समझिए एकदम आराम से, अब फील कीजिए, समझिए कि एगो तार है कॉपर का, ऐसे रखल जमीन पे। अब बताइए, कंडक्टर है ना बउआ, आए, तो जो कंडक्टर का लंबाई कुछ होगा, कितना लंबाई ले लें, इसका एरिया कुछ होगा। इसमें कौन सी पाया जाता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसा मोशन में रहेगा? कैसा मोशन में रहेगा? रैंडम मोशन में रहेगा। अब मुझे बताओ कि ये कंडक्टर है कॉपर का, इतना बड़ा रॉड लाए और यहां रखे, हम ऐसे छुए, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? रैंडम मोशन में है, तो हमको छूने से करंट महसूस होना चाहिए नहीं? काहे? तुम बोला इलेक्ट्रॉन है, तुम बोला रैंडम मोशन में है, जैसे ही रैंडम मोशन में तो करंट होना, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में तो करंट होना, तो हमको छूने से करंट का झटका लगना, लगा? काहे नहीं लगा? काहे नहीं लगा? बोलिए, अब समझिए बात को, है ना, कि क्यों नहीं लगा। हम बोल रहे हैं कि वेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, जब बाहर से कोई इस पे फील्ड लगाए नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मान ले यहां पे था शुरू में, कैसा पॉइंट है ये, यहां से भागा इधर 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 इधर, लौट के ही आ गया, तो इनिशियल पॉइंट बराबर कौन सा पॉइंट हो गया? तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बताइए? तो करंट कितना हो जाएगा? करंट कितना हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप मान लीजिए कोई एक सेक्शन, यहां पे कोई एरिया ले लीजिए, है ना, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन में है? तो आप मानिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या किसी भी एरिया पे या किसी भी जगह पे या किसी भी सेक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा होगा रैंडम मोशन के द्वारा, उतना इलेक्ट्रॉन राइट से, तो नेट इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू एरिया, तो करंट भी क्या होगा? कंडक्टर में मोशन में तो है, लेकिन सर नेट इफेक्ट कितना है उसका, इसलिए करंट प्रोड्यूस, मतलब क्या कि एट एनी सेक्शन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग
लेफ्ट टू राइट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग right to the net electron crossing cross section, net electrons crossing through area will be कितना, जल्दी बोलो, 0, hence there is no current. कब ऐसा घटना घटा? जब हमारा क्या लिखल है, बाहर से कोई फील्ड हम दिए, यानी इसको बैटरी से जोड़े, बाहर से कोई सप्लाई सोर्स का एनर्जी का सप्लाई, इसलिए हम इसको छूते हैं तो करंट महसूस, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन, फिर भी पता चला क्यों? क्योंकि नेट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाता है, तो जितना अगर कोई सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन उसी समय पे, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना पास करेगा एरिया से, तो करंट उसमें महसूस, इसलिए हमको कोई झटका महसूस, उतारिए। हाँ, नहीं तो पिटाएगा बहुत भयंकर तरीके से, बता दे रहे हैं पहले ही, बाद में मत बोलना कि सर बताए नहीं थे आप पीट दिए। इधर देख, सुन इधर ध्यान से, जब हम बाहरी सोर्स दे देंगे यानी एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब हम वेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, तो देखो तो बउआ लोग, ये कंडक्टर है और इसका लेंथ कितना ले लें, एरिया कितना ले लें, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। अब हम क्या किए, इसको जोड़ दिए तार से, लगा दिए बैटरी, एगो स्विच भी लगा दे, है ना बउआ, बैटरी का वोल्टेज, ठीक है ना राजकुमार, आए। अब जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, यहां पे कौन सा चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, किधर से किधर, प्लस से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, सर V/L लिख दीजिए सर। अरे नहीं, याद है ये वाला फॉर्मूला, dV/dr बराबर E होता है कि नहीं पता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा V, और लंबाई कितना यहां से यहां तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नहीं पता है? सब पता है तुम लोगों को, याद करके रखोगे, है ना। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाना शुरू करेंगे, फोर्स। अब फोर्स और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -E/E होगा, हाँ या ना। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा रहेगा फोर्स, हाँ या ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन किधर भागना चाहेगा, इधर तरफ, नहीं हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि अभी जो इलेक्ट्रॉन था बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह भाग रहा था नहीं, और सब के सब अब कने भाग रहा है। तो अगर इस जगह पे हम देखेंगे तो सब के सब इलेक्ट्रॉन किधर भागता दिखाई देगा, किधर भागता दिखाई देगा, लेफ्ट के तरफ। अब जब भागेगा, ये सब चलना शुरू करेगा, तो इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, कितना वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा उसी का नाम रहेगा कौन सा वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी। और अब जो सर, अगर ये जो पहला इनिशियल पॉइंट था सर, यहां से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन यहां पे सर फाइनल आ जाएगा, हाँ या ना। और अब इलेक्ट्रॉन का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बोलिए हाँ या ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, अब ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है। और अब अगर इस तार को हम छुए तो झटका लगेगा नहीं, और करंट महसूस, क्योंकि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए, और करंट फ्लो होना शुरू कने से कने, ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है,
उल्टा, इसलिए फोर्स किधर होगा, निगेटिव, है ना बउआ? बोलिए बोलिए, सही बात है ना? मतलब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? तो लिखेंगे जब हम ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा वेलोसिटी लिखो डेफिनेशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच electron start drifting, the velocity with which electron start drifting, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूव करना शुरू करना है ना जी? ड्रिफ्ट का क्या मतलब? हाँ, तो स्टार्ट ड्रिफ्टिंग थ्रू कंडक्टर when external field is applied, ये कैसा वेलोसिटी है? ये एवरेज वेलोसिटी है। कोई वेलोसिटी फास्ट होगा, कोई वेलोसिटी, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो कैसा वेलोसिटी है? तो लिखोगे इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू, समझ में आया? अरे बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ में आया? करंट क्यों फ्लो हुआ ये समझ में आया? तो उतारो फटाफट, बिना देरी किए हुए उतारिए। इस तरफ तो जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाते हैं। इनिशियल ये था और फाइनल, अभी अभी देखे थे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था इलेक्ट्रॉन का, अब क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। चलो उतारो जल्दी फटाफट, बड़ी देरी करता है यार, इतना देरी में तो 3 बार उतार देते हैं हम। आप एक काम करिए कि लेट कर लीजिए, है ना? एक कंडक्टर ऑफ लेंथ कितना, जल्दी बोल दीजिए, आप लोग खुद बोलिए। एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अ बैटरी ऑफ वोल्टेज कितना वोल्ट बताओ? V वोल्ट, है ना, इज कनेक्टेड। अब जरा सुनो तो ध्यान से, लेट कर लीजिए कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखे? बोलो। n छोटका n है, छोटका n क्या है? इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको। यानी क्या है ये? यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? तो कितना इलेक्ट्रॉन है? n क्या है? एक नंबर है, मान लो 10 है, तो बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन एक वॉल्यूम में है, यानी इकाई वॉल्यूम में है। अब जितना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा उसको n से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया बात? डेंसिटी का दिमाग में ना भरो, और डेंसिटी आज के बाद कभी भी वर्ड मिले तो समझ जाइएगा इकाई के लिए डिफाइन होता है डेंसिटी, हाँ या ना? तो इकाई वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको n बोल रहे हैं, है ना? अब मानिए कि इन टाइम डेल्टा t इलेक्ट्रॉन मूव्स बाय डिस्टेंस डेल्टा l। भैया साहब, तुमने स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला नहीं इधर का तरफ, अब यहां से चलना शुरू किया था, यहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब कितना दूर पहुंचा यहां से यहां तक? बोलिए।
डेल्टा एल, है ना। इसको मैं थोड़ा सा साफ बना देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, है ना। ये है हमारा कंडक्टर, और यहां था ये क्रॉस सेक्शन, है ना। इस क्रॉस सेक्शन से सारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, मान लेते हैं कहीं से भी इधर की तरफ भागा, सब कितना वेलोसिटी से भागा बोलिए। और यहां से मान लो यहां तक पहुंचा, और कितना दूरी तय किया, डेल्टा एल। एल क्या है, टोटल लेंथ है ना। और डेल्टा एल जाने में कितना समय लगा, आए डेल्टा टी लगा ना। तो इसीलिए डेल्टा एल बराबर फॉर्मूला, तो सर स्पीड इंटू टाइम लिख दीजिए सर आप, बोलिए हो, नहीं समझ में आया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना है इलेक्ट्रॉन का स्पीड, बीडी है, और टाइम कितना लगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू, है ना। तो वॉल्यूम स्वेप्ट या ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा भी निकाल सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा यहां से यहां तक का। कैसे, ये एरिया कितना ए है ना, तो बोलो जल्दी फटाफट, ए इंटू, एकदम 5वां क्लास में जाना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो कितना वॉल्यूम चला, तो ए तो एरिया है, और डेल्टा एल निकाल चुके हैं, कितना बताइए, बीडी इंटू, यही ना वॉल्यूम निकला। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी सेक्शन इन कितना समय में, डेल्टा टी। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया निकल जाएगा, बोलो भाई। तो वही करेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन टाइम, कितना टाइम, तो इसको एन बोल दे, एन, अरे एन बोल दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एन को क्या लिखेंगे, एन इंटू डेल्टा भी लिखेंगे, हाँ या ना। क्योंकि एन जो स्मॉल है ना, वो कितना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है। तो डेल्टा भी वॉल्यूम में, क्योंकि डेल्टा टी समय में यही इलेक्ट्रॉन यहां पे आया है, तो किसी भी जगह से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया होगा, इतना ही पास किया होगा। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, तो एन रहने दीजिए, और डेल्टा भी की वैल्यू बताइए, ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा, ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस। तो क्या चार्ज भी निकल जाएगा, आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो चार्ज नहीं हो जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला याद है, क्यू बराबर एन ई। तो चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एरिया, है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं कि जगह बचा हुआ है यहां पे, तो चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एरिया, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एरिया। तो क्यू की वैल्यू बोलो, तो एन इंटू ई, क्यू बराबर एन ही ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू में ये क्या निकल के आया, क्यू। ये कितना समय में कितना चार्ज गया है, तो करंट निकल गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, नहीं याद है। तो करंट निकल गया किसके थ्रू, इन जब बैटरी से जोड़े तो कितना करंट फ्लो हुआ, आराम से निकल जाएगा ना जी। चार्ज को भागा देंगे किससे, टाइम से। निकालिए, उतार लीजिए इसको फटाफट, टाइम डेल्टा टी ही तो है, याद नहीं। एवरेज करंट का फॉर्मूला याद है ना, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, तो वही तो होगा। उतारिए फटाफट, नहीं तो मिटाते, इतना देर में लिखोगे तो क्या सर करते रहता है यार, इतना देर में अभी तक लिखा नहीं है भाई। तो करंट थ्रू कंडक्टर बताओ, करंट थ्रू कंडक्टर आई बराबर कितना बहुआ, क्यू बटा कितना आया, आई की वैल्यू, क्यू भागा तो डेल्टा टी से, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, अब बटा में डेल्टा टी, यही लिखे हैं। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आई की वैल्यू कितना आया,
NEA इंटू ये हुआ करंट थ्रू कंडक्टर। एवरेज करंट है ना, अरे कौन सा करंट है, एवरेज करंट है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से वायर में इतना ही करंट फ्लो होगा, NEAVD। जहां ध्यान रखेंगे आप लोग, N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि नोट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। कहां ध्यान रहता है जी, आए इधर भी नहीं लिखा है अभी तक। हो गया कंप्लीट। अब यार तुम्हारी मर्जी, इसको इसको जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, है ना। इसमें हमारा कोई रोल है नहीं है, सब आपका रोल है। देखो इधर, अगर VD की वैल्यू निकालना है तो लिख दो I बराबर कितना, NE। ये तुमको पता ना I बटा ये क्या होता है, आए J बटा NE। अरे बोलो, या यहां भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यहां से देखो I बटा ये इधर कर दो, और J बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी सा। इसको इधर लेके आओ, क्या बचेगा, NE इंटू ये भी लिख सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है, जैसे भी चाहो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना कि नहीं। अच्छा इधर देखो तो जरा सा, और हम कहानी चलते हैं, काइनेमेटिक्स में भी घुस सकते हैं। यहां से बताया था ना कि काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंगली वी नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, बताओ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स बताओ, F बराबर माइनस E इंटू ई। माइनस क्यों ले रहे हैं पता है ना, अपोजिट के कारण। नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत, हमको बस ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाएगा इलेक्ट्रॉन, या फोर्स से उल्टा लगेगा, है ना। चलिए तो देखिए तो, अच्छा बोल रहे अगर मैं बोलूं कि इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर मान ले कि m जो है मास है, किसका मास है, तो फोर्स की जगह पर m लिख सकते हैं ना हो। तो एक्सेलरेशन निकल गया इलेक्ट्रॉन का कितना, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन नहीं निकल गया, बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़ाए थे, V बाय, ऐसा लिख सकते हो। किसके जगह पर, सॉरी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स VD बराबर U प्लस T के जगह पर टाउ लिख रहे हैं। सुनना ध्यान से सब लोग, T की जगह पर क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्यों, U कितना मानेंगे, 0 मानेंगे ना। माइनस E इंटू V बटे M इंटू L, इंटू में कितना, किसके जगह पर, तो VD कितना आ गया, VD इक्वल टू कितना आया, इंटू में टाउ मैं बताता हूं क्या है, वेयर टाउ यहां लिखता हूं, वेयर टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या सा टाइम, अब समझा देते हैं क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, टेंशन लेना नहीं है। इधर बोलो कि मिटाने के लिए तो मिटाऊंगा, फिर उस पर चलूंगा, चर्चा करूंगा। मिटा दें, आए ई वाला याद रखिएगा, खाली बगल में लिख के रखते हैं। VD बराबर कितना है, I बटे VD बराबर, तो ये वाला VD या वो वाला VD दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना। वो फोर्स के टर्म में है, ये
वोल्टेज के टर्म में है। अरे दोनों है क्या? अरे एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं ना जी, दोनों वैल्यू क्या देगा? सेम ही देगा ना। इधर देखो तो हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन टाइम का। कौन सा टाइम का? तो रिलैक्सेशन टाइम का। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? यानी टाउ। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? इसे टकरा करके कहीं और भागा, तीसरा टकराएगा, फिर और इस तरह से टकराते टकराते सब एक तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे कि अगर मान लो उधर से खिड़की तोड़ के बाघ आ जाए, सुन रहे हो बात को ना? यानी बैटरी से जोड़े तो सब फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो उधर से बाघ आ जाए, अब तुम लोग क्या करोगे? बैठे रहोगे? क्या करोगे? सब उठ करके अचानक इधर भागोगे, तो सभी का नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? समझना है, किस डायरेक्शन में होगा? तो क्या आपस में टकराओगे कि नहीं टकराओगे, कि बिना टकराए ले जाओगे? तुम उसे टकराया, फिर हो जाए एक आध फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट में, फिर किस से टकराएगा, फिर थोड़ा देर के बाद फिर किस से टकराएगा। यानी हर एक कोलिजन के बीच में थोड़ा सा बचा तुमको रेस्ट मिलेगा, गैप मिलेगा, तो वही रिलैक्सेशन टाइम है। यानी कि द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं है? टी क्या है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ किसका? यानी ये वाला इससे टकराया, फिर थोड़ा देर के बाद इससे टकराया, फिर थोड़ा देर के इससे टकराएगा, यानी हर एक कोलिजन के बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा, हाँ या ना? और उसी गैप के टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? और उसी 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 दौरान इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, उसी दौरान इलेक्ट्रॉन, और उसकी वेलोसिटी हमें महसूस होगी, हाँ या ना? तो जब भी निकलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कितना समय में, कहां पे पता चलेगा? क्योंकि कोलिजन के समय तो पता नहीं चलेगा, कोलिजन के बाद फिर थोड़ा दूर चलेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर थोड़ा दूर चलेगा, फिर कोलाइड करेगा, तो जहां पे डिस्टेंस चलेगा वही ना वेलोसिटी महसूस होगा, पता मेजर हो पाएगा। तो जब भी वेलोसिटी निकलेगा तो कैसे निकलेगा? u प्लस ए टी। टी की जगह पर क्या ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? पता चला कौन सा टाइम है? टाउ। हाँ, किसके किसके बीच का टाइम है? दो कोलिजन के, लगातार दो कोलिजन के बीच के टाइम को ही क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब नाउ इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कोई क्वेश्चन निकाल के लाए हो तुम? क्या को लाए हो? अरे एगो पूरा डेरिवेशन के थ्रू लाया ना जी, और दूसर का दोनों को क्या करोगे? इक्वेट करोगे, है ना? तो कितना था पहला का? यानी ये था, यही था। अरे बोलो, और दूसर का कितना है? अच्छा माइनस रहने दो यारो, तो पते है कि उल्टा जा रहा है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम क्या बोल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पहले समझिए, इसका जड़ कहां से रखा जा रहा है। हम लोग अब फाउंडेशन रख रहे हैं ओम्स लॉ पढ़ने का। किसका फाउंडेशन रख रहे हैं? ओम्स लॉ पढ़ने के लिए फाउंडेशन रख रहे हैं। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए मेरे को, एन ई स्क्वायर ए इंटू बराबर आई इंटू एम इंटू, अब यहां से भी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? आई एम एल बटा में एन स्क्वायर, टाउ भी छूटा, किधर छूटा टाउ? यहां ना। अब सही है? अरे अब सही है। अब इसको ध्यान से गौर से देखो तो तुमको कुछ पता चलेगा। देखो कुछ पता चल रहा है? क्या है बताइए? बी इक्वल टू, कहीं सुने हैं? कहां सुने हैं? ओम्स लॉ में सुने है ना। तो यहां से देखिएगा ओम्स लॉ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। काई जी हंस रहा है बड़ा कदम, हाँ जी उतारिए।
हाँ, हम बोले थे कि मिटाएं इधर, नहीं लिखे हो? अरे इसमें कुछ नहीं, इतना तो डेरिवेशन कर दिए, अभी कुछ ही क्वेश्चन कल कराएंगे। इधर देखो तो, जैसे इसको इसको देखो तो कंपेयर कर देंगे। इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो आर की जगह पर कितना आया बताओ? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए रहने दो। एक और चीज तुमको दिखाई देगा, ये भी पढ़ाया गया होगा 10वीं क्लास में। नहीं, नहीं पढ़ाया गया था। तो देख, एल दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो रो क्या है? रो क्या है? एम बटा एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अरे पता है क्या? ये प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सुनो जी ध्यान से, यही एकमात्र ऐसा, रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टी नहीं बोलते थे, पता नहीं तुम लोग को पढ़ा दिया गया होगा कि रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कौन है? रेसिस्टिविटी है। इसको मटेरियल से मतलब है, इसको कितना वोल्टेज दे रहे हो, कितना करंट दे रहे हो, इससे कोई मतलब, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, कितना, कुछ भी मतलब। देखो इसमें कहीं भी वोल्टेज है, कहीं भी करंट है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको कोई मतलब नहीं वोल्टेज से, इसको कोई मतलब नहीं करंट से, इसको मतलब है मटेरियल से। कैसा? एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि टीन का है कि गोल्ड का है कि सिल्वर का है ना, उस पर डिपेंड करेगा। कौन? रेसिस्टिव। बाकी लेंथ कितना है, एरिया कितना है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। और ये पढ़ा था रेजिस्टेंस, लेंथ पे टेम्परेचर बढ़ाते लेंथ बढ़ता, याद है? टेम्परेचर बढ़ाते तो लेंथ, तो इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। लेकिन अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी रेजिस्टेंस की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करेंगे, है ना। रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तब। अभी तो हम आपको सिर्फ करंट का डेरिवेशन किए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए कि क्या होता है ना। यहीं तक कभी हम चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा भी आज का चर्चा नहीं होगा। उतारिए इसको फटाफट। कंडक्टिविटी अगर पूछेगा तो कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से नोट करते हैं, कितना होता है? 1/रो। इसको कैसे लिखेंगे? एन ई स्क्वायर टाउ बटा में बताते हैं।